आज हमारे पास जो बाइक ECU ट्यून होने के लिए आया है नन अदर देन कावासाकी निंजा H2। 2015 का ये मॉडल है और ये कलर कस्टम कलर में है। ये बाइक पूरा आपने ऐसा कलर इसका देखा नहीं होगा। बेसिकली इन्होंने जो इसका ग्रीन फ्रेम है 2015 में ग्रीन फ्रेम आया था, 16 में ग्रे हो गया था, उसके बाद से 17 ऑनवर्ड कावासाकी ग्रीन फ्रेम ही दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है शायद ये ग्रीन जो है ना, ये जो 17 ऑनवर्ड ग्रीन आया था उससे शायद थोड़ा सा चेंज है। मे बी आई विल रॉन्ग, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कोई पास इसके खड़ा हो ना 17 ऑनवर्ड कोई H2, तब पता चल सकता है कि फ्रेम का कलर चेंज है या वैसे ही है। बहरहाल देखने वाली चीज़ जो है ना वो ये है कि पूरा बाइक ग्रीन कलर में है, एक्सटेंडेड स्विंग आर्म के साथ है, सिंगल साइडेड। और इसका खूबसूरती ये है कि इसका व्हील भी चेंज है, कार्बन फाइबर BST कार्बन का व्हील लगा हुआ है। ना सिर्फ पीछे बल्कि आगे भी जो है BST कार्बन व्हील, बहुत खूबसूरत व्हील, लाइट वेट व्हील है और एक्सटेंडेड स्विंग आर्म डला हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बाइक ड्रैग रेडी बाइक बना हुआ है। इसका सेटअप जो है वो ड्रैग रेडी है। ब्रोक्स का स्लिप ऑन लगा हुआ है, हेडर्स इसके स्ट्रोक हैं, सेंटर से कैट कटवा के। तो ब्रोक्स का एग्जॉस्ट जो है इन्होंने वेल्ड करवाया हुआ है। अच्छा काम हुआ हुआ है, मैंने भी देखा है गौर से, बड़ा बारीक टांका लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा किसी ने काम किया हुआ है इसका एग्जॉस्ट का। और एक्सटेंडेड स्विंग आर्म के साथ इन्होंने फिर एक्सटेंशन डाली हुई है अपनी ब्रेक लाइन और जो सेंसर होता है ABS सेंसर का, क्योंकि वो भी लंबा करना पड़ता है और चेन भी लंबी करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स गोल्ड कलर की चेन इन्होंने डाली हुई है। अभी थोड़ी सी साफ़ होने वाली है चेन। तो वैसे बाइक आया है हमारे पास फुल फ्लैश होने के लिए, स्टेज 2 इसको हम फ्लैश करेंगे। सीट भी इसकी कस्टम ग्रीन कलर में लगी हुई है। और इसको फ्लैश करने का जो है ना H2 का सबसे मुश्किल बाइक जो है ट्यून करने के लिए वो H2 है, इसलिए इसका हम चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। नॉर्मल बाइक का हम 112 चार्ज करते हैं और H2 जो है ये 120 चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत इसलिए ज़्यादा है, इसकी ECU जो है वो इसके नोज़ के नीचे होती है अंदर। अब एक वायर ECU में लगनी है, बाकी पीछे OBD2 पोर्ट जो है इसके अंदर लगनी है। अब मसला ये है कि ECU के अंदर वायर लगाने के लिए पहले ये साइड पैनल खुलेगा। साइड पैनल खुलने से पहले ये भी खुलेगा, ये वाला प्लास्टिक का पार्ट ये भी खुलेगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट खुलेंगे। ये साइड फेयरिंग खुलेगी, साइड फेयरिंग खुलेगी दोनों तरफ की खुलेगी। उसके बाद मिरर खुलेंगे, वाइज़र खुलेगा। उसके बाद ये नोज़ उतरेगी। जब नोज़ उतरेगी उसके बाद कहीं जाके इसका ECU असेस होगा। हाँ, उसके अंदर वायर लगेगी, फिर नोज़ बंद होगी, वाइज़र बंद होगा, मिरर बंद होंगे, फिर ये पैनल बंद होंगे, फिर ये प्लास्टिक लगेगा, फिर टैंक के ऊपर वाला प्लास्टिक लगेगा। और उसके बाद एक लंबी सी वायर जो है वो पीछे सीट तक जाएगी OBD2 स्कैनर में। बाकी हार्नेस लगेगी। O2 सेंसर जो है वो हमारा इस जगह पर लगेगा, यहाँ से वायर आएगी एक O2 सेंसर की, वो भी सारा सेटअप नीचे जाएगा। जो हमारा AFR की मशीन है वो भी लगेगी इसके अंदर। बाइक चलेगी रोड के ऊपर, AFR का डाटा कलेक्ट होगा और बाइक होगी ट्यून। तो मैं बाइक को ऐसे ऐसा खोलता हूँ और जैसे जैसे मैं कोई पार्ट खोलता रहूँगा आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि अब मोबाइल है उससे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो मैं कहीं रख कर आपको दिखा नहीं सकता। तो मैं पार्ट खोलता रहूँगा थोड़ी थोड़ी करके और आपको साथ साथ मैं दिखाता भी रहूँगा। गाइस, ये थी मेहनत जो मैंने आपको मुंह से तो बता दी थी। साइड पैनल जो खोल के रखा है उधर, ठीक है। उसके बाद उस साइड का भी खुला, ऊपर वाले जो मैंने आपको प्लास्टिक के पीस बताए थे वो भी खुले, वाइज़र खुला, मिरर खुले, नोज़ ढीला कर दिया है, उतारा नहीं पूरा, ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ECU अब यहाँ पे नंगा हो गया। ये ECU है, इसके अंदर एक वायर लगाने के लिए जो है ये सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलें अब मैं इसके अंदर वो वायर लगाता हूँ, फिर उस वायर को जो है हम एक लंबी हार्नेस के साथ बैक साइड पे लेके जाएंगे और बाइक को बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी ट्यूनिंग। अपडेट ये है कि भाई ये इस पर ही है इस बाइक की ECU, और इसका हमें ये एक प्लग खोलना पड़ता है क्योंकि एक वायर लगानी होती है हमने इसके अंदर। ये वायर मैंने इसके अंदर लगा दी है। इतनी सारी जो मेहनत है वो सिर्फ ये एक वायर के लिए करनी पड़ती है। अब ये मैं इसको पूरा पैक करके इसको वापस लगा के पूरी तरह अच्छी तरह पैक करके पूरी बाइक बंद कर दूंगा। फिर हमारे पास ये वायर जो है ये यहाँ तक तकरीबन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हम इजीली इसके आगे अपनी हार्नेस इंस्टॉल करके इसको आपको बेस फ्लैश दे के दिखाते हैं। मैंने इसमें वायर जो है ECU की वो लगा दी है और बंद करने से पहले मैं एक दफ़ा इसको बेस फ्लैश दे के ये देख लूँगा कि मेरी सारे कनेक्शन ठीक है कि नहीं,
क्योंकि मेहनत बहुत लगती है बाइक को खोलने में। ये जो वायर थी ECU वाली वो मैं एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पे मेन हार्नेस के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। बुलिश डिवाइस कनेक्ट कर दिया लैपटॉप के साथ। अब इग्निशन करेंगे ऑन। बाइक की जो फ़ाइल है मैंने रीड कर ली थी। रीड करके मैंने उसकी बेस फाइल जो है वो तैयार कर ली है, और बेस फाइल तैयार करने के बाद मैंने उसके अंदर जो जो चीज़ें चेंज करनी थी कर दी हैं। और अब इसको जो है वो हम राइट इश्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2015 मॉडल कावासाकी निंजा H2 और बेस फ्लैश जो है ये उसको हमने स्टार्ट कर दिया। इस टाइम इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है ECU का ब्रिज डिवाइस के साथ। ओहो हम आपको कहते हैं ना कि हमें हर बाइक को फ्लैश करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, और वो लाइसेंस जो है मैं ऐड करना भूल गया। बेसिकली ऑलमोस्ट $100 का एक लाइसेंस होता है जो मैं हर बाइक के लिए परचेज़ करना पड़ता है। तो अब ये मैं वो लाइसेंस जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा इसके साथ, और जैसे ही वो मैं लाइसेंस लगा दूंगा तो उसके बाद ये हमें ECU राइड करने देगा। ये मैंने जो है लाइसेंस की अपनी लगा दी थी। इसको लाइसेंस की लगाने के बाद जो है इसने मुझे ECU को राइड करने की इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है, और ECU जो है इस टाइम राइड हो रही है। आप देख सकते हैं कि बुलिश डिवाइस जो है इस टाइम फुल स्पीड के साथ ECU को राइड कर रही है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फंकीनेस शो करेगा अनटिल जब तक के ECU पूरी तरह फ्लैश नहीं हो जाती, क्योंकि बाइक इस टाइम अपनी ECU रीड नहीं कर पा रहा, वो हमारी बुलिश डिवाइस रीड कर रही है। तो जैसे ही ये फ्लैशिंग कंप्लीट होती है सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 मॉडल का निंजा H2 बेस फ्लैश हो चुका होगा। उसके बाद हम इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में यहाँ पर सेंसर लगाएंगे, अपना AFR वाली डिवाइस लगाएंगे और बाइक को लेकर जाएंगे रोड पर। वहाँ पर इसको चलाएंगे, ट्यून करेंगे, और ट्यून करने के बाद इसके ओनर को जो है हम वापस रिटर्न कर देंगे। ये देखें जी ECU फ्लैश हो चुकी है। बाइक को करते हैं ऑफ, और अब इसके अंदर बाकी सेंसर इंस्टॉल करते हैं। मैं निकल चुका हूँ अगेन। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कावासाकी निंजा H2 जो कि एक फुली कस्टमाइज्ड एक्सटेंडेड स्विंग आर्म के साथ है। कस्टमाइज्ड कलर स्कीम है, और माशाल्लाह बहुत केयर के साथ बाइक रखा हुआ है हमारे शोएब भाई ने। H2 को हमेशा से स्विंग आर्म की ज़रूरत थी। इस बाइक में पावर अच्छी है, लेकिन ये व्हीली पे बहुत आता है। इसकी व्हील बेस बहुत कम है पावर के हिसाब से, तो जब इसको स्विंग आर्म लग जाता है ना तो ये बाइक बहुत बेहतर हो जाता है पावर डिलीवरी में। बाइक ऊपर नहीं आता, आप इसको बग़ैर किसी डर के खींच सकते हैं। एक्सटेंडेड स्विंग आर्म बाइक का एक बहुत बड़ा मसला है कि चूँकि अब ये व्हील बेसिस की ज़्यादा हो चुकी हुई है बाइक की, शायद थोड़ा सा लोअर भी है, इसको बड़े एहतियात से गुजारना पड़ता है, क्योंकि नीचे इसका ऑयल पैन लगा हुआ है। अगर वो टकरा जाए तो देयर कैन बी अ बिग इशू। ये बीस्ट है। यार ये एक्सटेंडेड होने की वजह से मुझे पीछे की तरफ बहुत बुरे तरीके से पुल कर रहा है। नॉर्मली मैं बाकी बाइक्स को कंट्रोल कर रहा होता हूँ और मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। H2 को काबू करना है, इसको कानों से पकड़ना पड़ता है। अगर आप ECU फ्लैश करते हैं
तो वरना H2 के अंदर कोई इतनी खास पावर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, अगर वो फ्लैश ना हो। फ्लैश होने के बाद क्योंकि टर्बो चार्ज है, टर्बो गाड़ी हो या बाइक हो, दोनों को ECU फ्लैश करके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लें जी गाइस, इसका थोड़ा सा एक्सेलरेशन चेक करते हैं। बाइक हम लेके आए हुए हैं रोड के ऊपर, जैसा कि आपको बताया था कि चलाकर इसका डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। चलाकर हमने इसका वेरियस टाइम डाटा कलेक्ट कर लिया और इस टाइम इसको फाइनल फ्लैश जो है हम दे रहे हैं। सारी वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, जाहिर सी बात है, वो हमने क्योंकि हमारा काम होता है, हमने ध्यान देना होता है ट्यूनिंग के दरमियान में कि हर चीज़ परफेक्टली बैठ रही हो बाइक के साथ। तो होता ही है कि जो फाइनल फ्लैश होता है हम उस टाइम बस दिखा देते हैं, फिर फ्लैश देते हुए बाइक को कि यार ये हम फ्लैश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है, लोग क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं ट्यूनिंग के हवाले से मेरे से, वो मतलब टेक्निकल चीज़ें पूछ रहे होते हैं व्लॉग्स के अंदर। भाई टेक्निकल चीज़ें ना पूछा करें, आप पहले मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा डायनो ट्यूनर है जो आपको टेक्निकल चीज़ें बताता है कि मैंने AFR क्या सेट किया है, मैंने थ्रोटल बॉडी पे क्या सेट किए हैं वैल्यूज़, मैंने इग्निशन टाइम क्या सेट किया है, मैंने इस वैल्यू को क्या किया। कोई नहीं बताता। ये ना चीज़ें होती हैं आपकी, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड सीक्रेट्स भी होते हैं। हर डायनो ट्यूनर का अपना एक हाथ होता है, अपना एक उसका होता है कि उसकी चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होते हैं कि वो बाइक को कैसे सेफली और कितना अच्छा ट्यून कर सकता है। तो हमारी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस से, ऑनलाइन क्लासेस से और मुख्तलिफ डायनो ट्यूनर से, जिसमें फ़हीम है, जिसमें मोर माफिया है। तो हमें ये चीज़ें हमने पे करके सीखी हुई हैं, तो हम ऐसे फ्री में आपको नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें होती हैं सीक्रेटली, जो चीज़ें हम बता सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते वो हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते। खैर, बाइक जो है वो फ्लैशिंग इसकी कंप्लीट हो गई है, बस अब इसको वो कोड इसने रीसेट किए हैं। तो ये फ़ाइनल फ्लैश था। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आया होगा बाइक को चलते हुए देखकर। बहुत पावरफुल है ये मशीन बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड स्विंग आर्म। आपको ख़तरा नहीं होता कि बाइक ऊपर आ जाएगा तो आप दिल खोल के थ्रोटल छोड़ते हो इसमें, और मज़ा आया इस बाइक को ट्यून करके। अगर आप भी अपना बाइक ट्यून करवाना चाहते हैं तो पाक पीक की जो आप नंबर्स हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना बाइक फ्लैश करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।